गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। आज हमको स्टार्ट करना है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। कानून की समझ, कानून के बारे में थोड़ी बहुत समझ सभी को होनी चाहिए, जिससे कि कोई अगला व्यक्ति आपको मैनिपुलेट ना कर सके और आपको गलत राह पे ना ढकेल सके, आपको फंसा ना सके। इसलिए you may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We now know that the parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as citizens do under such circumstances? आपका एक प्रोटेस्ट वाली जो तस्वीर दिखाई गई है, अभी ब्लैक बिल करके तो मुझे दिख रहा है कुछ अपोज कर रहे हैं लोग ब्लैक बिल को, और एक प्रोटेस्ट की तस्वीर है। शायद कोई लॉ आपका सही इनको पसंद नहीं आया होगा और उसके लिए ये लोग प्रोटेस्ट आपको चालू करके रखे हुए हैं। तो ये जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि आप लोग कुछ ऐसे कानून हैं जिसके साथ आप फैमिलियर होंगे, जिससे आप परिचित होंगे, जिसकी समझ आपको होगी, क्योंकि ये दैनिक जीवन में आपका कभी ना कभी आपके सामने आ ही गया होगा। जैसे मैरिज की जो एज है उसके बारे में आपको पता होगा, उसके कानून के बारे में पता होगा कि मैरिज की एज पहले जैसे बाल विवाह हो जाता था पहले 14 साल की एज में, 10 साल की एज में आपका किसी भी लड़के या लड़की की शादी कर दी जाती थी। तो वो उस टाइम पे कानून सम्मत नहीं था, है ना। उस टाइम के हिसाब से उनकी समझ के हिसाब से तब वो एक्यूरेट रहा होगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए कि किसी बच्चे की अगर 12 साल में अगर शादी कर दी जाती है तो उसके सामने पूरी लाइफ रखी हुई है उसको मेंटेन करने के लिए, और वो 12 साल की शादी करके बंध जाएगा बहुत सारी चीज़ों में। आपको अपने वोट कास्ट करने की एज को पता होगा। अभी आपकी एज अगर 12 साल होगी, 13 साल होगी, तो आप जब 18 और 18 प्लस हो जाएंगे तो आपको वोट करने का अधिकार मिल जाएगा। आप जब भी चुनाव होंगे, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हो, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, स्टेट असेंबली का या फिर लोकसभा का, उन सभी में आप एलिजिबल रहेंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए, जहाँ भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका चुनाव चल रहा होगा। तो 18 और 18 प्लस के व्यक्तियों को वोट करने की आज़ादी होती है। 21 ईयर्स ओल्ड के लोग मैरिज के लिए एलिजिबल होते हैं। इसी तरह से आप थोड़ा बहुत इस चीज़ के, मुझे नहीं लगता है आपके पास इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी कि किस तरह से आपका प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है, प्रॉपर्टी को किस कानून के तहत खरीदा या बेचा जाता है। इसके बारे में आपको इनफ नॉलेज नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे इसके बारे में भी आपको नॉलेज होता चला जाएगा। किस तरह से आपकी संपत्ति खरीदी जाती है, किस तरीके से संपत्ति को बेचा जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या कानूनी प्रोसीजर होता है। आपको नोटरी के पास जाना होता है, आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है जिसको हम हलफनामा भी कहते हैं, आपको अलग अलग लोगों से सिग्नेचर्स लेना पड़ता है, आपको एक स्टाम्प लेना होता है। इन स्टाम्प में आपकी नोटरी होती है। तो ये सारे जो प्रोसीजर हैं, इन सारे को देख के कानूनी व्यवस्था की गई है ना। तो ये जो कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो दो लोगों के ऊपर आती है। पहला एक संसद और दूसरा स्टेट की असेंबली। जो संसद है, संसद में जो कानून बनते हैं वो पूरे देश पे लागू होते हैं, है ना। संसद पे जो कानून बनते हैं वो पूरे देश पे लागू होते हैं, और जो स्टेट में जो कानून बनते हैं किसी एक स्टेट असेंबली पे, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के लोगों तक ही वो कानून आपका सीमित रहता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि पूरे संसद में कानून बना हुआ है, तो वो आपका हर एक स्टेट में लागू होता है, ठीक है। स्टेट असेंबली में सिर्फ स्टेट के लोगों के ऊपर ही वो कानून आपका लागू हो पाता है। अब अगर ये मानिए कि क्या कोई कानून
आपका अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल हो तो क्या हो सकता है। अगर उसमें उस कानून में बहुत ज़्यादा विवाद हो, लोगों को वो कानून पसंद नहीं आ रहा हो, तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है, नागरिक के नाते हमें ऐसी क्या परिस्थितियां हमारे सामने पैदा हो सकती हैं। और अगर कानून हमारे हिसाब से नहीं बना हुआ है, हमारा शोषण करने के हिसाब से बना हुआ है, तो हम उस कानून पे किस तरह की प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स हम दर्ज करा सकते हैं। तो उसी की एक जो फ़ोटो दी गई है, जो आपका प्रोटेस्ट की फ़ोटो दी गई है। प्रोटेस्ट आपका सबसे आसान तरीका है भारत में, कि हमारे यहाँ पे जैसे लोकतंत्र में इस बात की आज़ादी है कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है लोकतंत्र में, तो आप उसका विरोध जता सकते हैं। विरोध जताने का जो तरीका होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। नॉन डेमोक्रेटिक तरीका आप अपना नहीं सकते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक तरीके में आपको क्या आ जाता है कि आप वायलेंस करके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप वायलेंस दिखा के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, हाथापाई करके आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप गन्स वगैरह लेके या फिर जो भी हथियार वगैरह होते हैं उनके साथ में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप शांत तरीके से वायलेंस ना करते हुए बंदूक, हथियार, लाठी, बर्छा ये सारी चीज़ें लेके चल के आप शांति से कार्डबोर्ड लेके अपनी आवाज़ को बुलंद करके, नारे लगा के, नारेबाजी करके, अनशन करके, आमरण अनशन करके, आंदोलन करके, इन सारी चीज़ों से आप अपना दर्ज करा सकते हैं विरोध। और स्वाभाविक सी बात है कि इस पे लोग ध्यान देंगे, है ना। पब्लिक भी ध्यान देगी, साथ में मीडिया हाउसेस भी ध्यान देंगे, जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स होते हैं वो भी ध्यान देंगे। तो डेमोक्रेटिक तरीके से आप इसमें अपने भारत की डेमोक्रेसी में आप विरोध अपना जता सकते हैं। डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सभी पे एक ही तरीके से लागू होते हैं। आपका नीचे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट follow. A government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. Do you think that the government official's actions were right? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically पावरफुल। इसमें सेंटेंस में कहा गया है कि एक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट का अधिकारी है, सरकारी नौकरी है उसकी, और उसके बेटे को तकरीबन 10 साल की जेल हुई है। अब इस 10 साल की जेल की वजह से वो अपने बच्चे को भगा देना चाहता है कि आप दूसरी जगह चले जाओ, बाकी मैं यहाँ पे देख लूँगा। ठीक है, 10 साल की सज़ा सुनाई है डिस्ट्रिक्ट जज ने, और इस वजह से वो जो सरकारी अधिकारी है वो अपने बेटे को भाग जाने के लिए प्रेरित करता है और उसमें हेल्प करता है उसकी। तो अब इसमें से सीन ये है कि आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही किया, सरकारी अधिकारी ने सही काम किया। क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून की सज़ा से छूट मिल जानी चाहिए या माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसके जो पिताजी हैं, उसके जो फादर हैं, वो इकोनॉमिकली और राजनीतिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर हैं, क्या इस बेस पे उनको छोड़ देना चाहिए, है ना। द एबोव is a clear case of the violation of law. As you read in Unit 1st, members of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. They therefore instituted several provisions in the Constitution that would establish the rule of law. The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law. जो आपका स्टोरी में अभी आपने पढ़ा, ये आपका सरासर कानून के विरोध, कानून का उल्लंघन करने वाली बात थी, कानून का आपका वायलेशन करने वाली बात थी। हमने फर्स्ट चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ा है कि जब जो राष्ट्रवादी थे उस टाइम पे, जब आपका कानून नहीं बना था या फिर देश आज़ाद होने के कगार में था, तो जितने भी लोग थे, जितने भी नेता थे उस टाइम पे, जितने भी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, सभी लोग ये चाहते थे कि जब भारत आज़ाद हो तो उसमें आपका जब लॉ मेकिंग का काम चले तो उसमें सीन ऐसा ना रहे कि लॉस, आपके जो नेता है वो पावर्स को फ्रीली एग्जीक्यूट कर सकें, है ना। जैसे अपने यहाँ पे जब अपन देखते हैं कि एक रूलिंग पार्टी हो गई, एक
अपोजिशन पार्टी हो गई, साथ में कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जैसे आप कोर्ट्स वगैरह हो गए, है ना, जैसे आपका CBI हो गई, IB हो गई, कैग हो गया, है ना। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं ये रूलिंग पार्टी और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन पे दबाव बनाने का बखूबी काम करती हैं। तो जो राष्ट्रवादी नेता थे वो ये चाहते थे कि जब भी आपका कानून बने तो भविष्य को देख के बने, फ्यूचर देख के बने, कि भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके ऊपर कानून बनाने और उन्हें एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस कानून का गलत तरीके से उपयोग करना शुरू ना कर दें। तो इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे टर्म्स बनाए जिसकी वजह से आप कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, है ना। आप मनमाने इस्तेमाल, जो कानून है उसका मनमाना तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े थे जो आपके लॉस के ऊपर डिपेंड करते हैं, कानून पे आधारित शासन की स्थापना के लिए ज़रूरी थे। इसमें सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में एक समान रहेंगे। सभी लोग कानून की नज़र में एक समान रहेंगे, चाहे वो एक नॉर्मल पब्लिक हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो SP हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा नेता हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो कानून के सामने एक ही बराबर है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country, and no one can be above the law. Neither a government official, nor a wealthy person, nor even the president of the country is above the law. Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. But was it always like this? हमारा जो कानून है वो किसी भी धर्म, जाति या आपके जेंडर के आधार पर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करता है। कानून का शासन का मतलब है कि सभी लोग, देश के सभी नागरिक कानून के सामने एक ही समान है और सभी पे कानून आपका एक तरीके से लागू होगा। हालांकि ये कहने वाली बातें हैं, सिर्फ किताबी बातें हैं। असल में आप भी जानते हैं कानून किस तरह से लागू होता है लोगों के बीच में, और हम भी जानते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अधिकारी हो, चाहे ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा रिच हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, है ना, चाहे वो देश का अपना प्रेसिडेंट क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, सभी के लिए कानून एक बराबर है। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा है। कोई भी अगर आपने अपराध किया है या कोई भी सज़ा है, उसकी सबका निश्चित प्रोसीजर है, सबका एक फिक्स्ड प्रोसीजर है, सभी को उसी प्रोसीजर से, उसी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर आपने मर्डर किया है, तो किसी ने भी मर्डर किया है तो उसको मर्डर की सज़ा मिल के रहेगी। ओके, लेकिन यही व्यवस्था हमेशा से ऐसी थी या इसमें पहले कुछ चेंजेस थे और आज के टाइम पे कुछ चेंजेस आपके बने हुए हैं? तो ये पूरा जो क्या कहते हैं टाइम पीरियड है उसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। In ancient India, there were innumerable and often overlapping local laws. Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administrating these laws among their own. In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their case backgrounds, with lower caste being more harshly penalized. This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period. इसमें कहने का मतलब ये है कि पहले के टाइम पे, काफ़ी प्राचीन टाइम पे, जो अपन 500-600 साल पहले अपन जाते हैं, तो वहाँ पे आपका कई सारे कानून थे, बहुत सारे उनके कानून थे और अक्सर एक जैसे मामले में भी कई तरह के लोकल लॉज आपके बने हुए थे। अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग कानून की व्यवस्था थी और वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से कानूनों को फ्लक्चुएट कर सकते थे, उन्हें मैनिपुलेट कर सकते थे और उसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते थे, है ना। पहले आपका कोई कॉमन सिविल कोड नहीं था, हर एक क्षेत्र में अलग अलग लोगों का शासन हुआ करता था और वो अपने हिसाब से उस कानून को यूज़ कर सकते थे। जैसे आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हम एक कंट्री वाइज देख सकते हैं। जैसे हम अगर सऊदी अरबिया की बात कर लें, हम साथ में कतर की बात कर लें,
हम इजिप्ट की बात कर लें, हम अमेरिका की बात कर लें, हम इंडिया की बात कर लें, तो इसमें सबसे टफ कानून कहाँ है? सऊदी अरब का है। भाई चोरी करेंगे हाथ काट लेंगे, कुछ और गलत करेंगे तो कुछ और काट लेंगे, है ना, गलत तरीके से देखेंगे या कुछ ऐसा अपराध आँख फोड़ देंगे। तो अब ये अपनी पावर्स को अलग तरीके से इंजॉय करते हैं, है ना, सऊदी अरबिया वाले ये अपनी पावर्स को एक अलग तरीके से इंजॉय करते हैं। अमेरिका में आपका कुछ अलग कानून है ना, वहाँ पे आपने अभी सुना होगा कभी ऐसा कि किसी एक व्यक्ति को 500 साल की सज़ा हुई, किसी एक व्यक्ति को उसके अपराध के लिए 500 साल की सज़ा हुई, उसको 2 बार लाइफ सेंटेंस की सज़ा हुई, मतलब वो 2 जन्म तक जेल में रहेगा, है ना। तो अब 500 साल की सज़ा का हिसाब क्या है? क्या एक व्यक्ति 500 साल तक जीवित रह सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो उनका कॉन्सेप्ट है कि हम इसके जिंदा शरीर के साथ साथ इसकी आत्मा को भी सज़ा सुना रहे हैं, है ना। इसकी आत्मा है वो भी इतने साल तक सज़ा भोगेगी, शरीर इसका मर जाएगा 50 साल बाद, तो 450 साल तक इसकी आत्मा सज़ा झेलेगी, है ना। तो वहाँ पे ऐसे ही होता है कि 500 करके 2 बार सज़ा दी गई, 1000 साल की सज़ा हो गई। इंडिया में आप कानून व्यवस्था जानते हैं कैसी है? यहाँ पे एक अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए हमको 20 साल लग जाते हैं, तब तक अपराधी मर जाता है, अक्यूज मर जाता है, दोनों ही मर जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे सज़ा दिलवाने के लिए जो अपराधी होता है उसका साबित ही नहीं कर पाते हैं वकील, भले सबको पता है कि इसी ने गलत काम किया है, लेकिन साबित ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे भारत में कानून की व्यवस्थाएं कुछ अलग हैं आज के टाइम पे। तो हम इसको रिलेट कर रहे हैं प्राचीन समय में, जो आपका दिया हुआ है कि प्राचीन टाइम पे अलग अलग लोकल बॉडीज़ थी, वहाँ पे अलग अलग तरीके से कानून थे। तो पहले के टाइम पे ये होता था कि कई रीजन्स में पूरा देश बटा हुआ था, बटा हुआ ऐसा था कि पूरा अखंड भारत ही कहलाता था, लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट्स काम करती थी, है ना, अलग अलग गवर्नमेंट्स काम करती थी, जिसको हम कंट्री वाइज हमने दिखा दिया कि भाई सऊदी अरबिया में कानून की व्यवस्था कुछ और है, कतर में, इजिप्ट में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में, रशिया में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कानून आपके वैरी करते हैं। इसी तरह से पहले एंशियंट टाइम पे आपका कानून व्यवस्था कुछ ऐसी रही होगी कि अगर अलग अलग एरियाज़ की बात करें, अगर वत्स की बात करें तो वत्स में कानून आपका अलग रहा होगा, है ना। अगर ग्वालियर तरफ की बात करें या महाकौशल तरफ की बात करें तो यहाँ तरफ आपके कानून अलग रहे होंगे। पहले कॉमन सिविल कोड नहीं था, पहले आपकी कॉलोनियल रूल नहीं था, पहले लोग अपने अपने हिसाब से कानूनों को एंजॉय करते थे। ठीक है, तो इतना समझ में आया। धीरे धीरे कानून व्यवस्था आपकी बदलनी स्टार्ट हो गई जब आपका कॉलोनियल रूल आपका आना स्टार्ट हुआ। अब इसमें एक चीज़ ये भी दी हुई है कि जाति के हिसाब से, आपके कास्ट बैकग्राउंड के हिसाब से आपको सज़ा का पैमाना तय किया जाता था, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि जो निचली जातियां हैं उनको अपने किए भी उनके अपने जो उन्होंने अपराध किया है उसकी सज़ा उनको 4 गुना मिलती है ना, उनको सज़ा मिलती है 4 गुना। और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको सज़ा मिलती है कम, क्योंकि वो अपर कास्ट के लोग हैं। अगर आपको कभी मौका मिले कानून संहिता पढ़ने की पुराने ज़माने की, तो उसमें आप पाएंगे कि एक जो राजा होता है वो सबसे बड़ा सज़ा का अधिकारी होता था। अगर उससे हल्की सी भी गलती होती है तो उसको एक नॉर्मल व्यक्ति से 10 गुना ज़्यादा सज़ा मिलती थी एक राजा को, क्योंकि वो एक राजा के पद में है और उससे गलती नहीं हो सकती है। इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन सभी के लोगों को रहता है कि एक राजा होके वो इस तरह की गलती नहीं कर सकता है और इस तरह की गलती एक राजा से अपेक्षित नहीं है। इसके लिए अगर उस राजा से ऐसी गलती होती है तो उससे नॉर्मल व्यक्ति से 10 गुना ज़्यादा सज़ा दी जाती है ना। इसी तरह से एक जो जुडिशरी का व्यक्ति है या मंत्री वगैरह है और कोई धन्ना सेठ है या कोई और जाति का है, अगर वो ऐसी गलती करता है तो उसे नॉर्मल व्यक्ति से 10 गुना ज़्यादा सज़ा मिलती है। साथ में ये भी कहा गया था कि जो दलित हैं, जो आज के टाइम पे जिनको हम दलित कहते हैं, उनको अगर वही गलती होती है तो उन्हें सबसे कम सज़ा मिलेगी। अगर आप कानून संहिता पढ़ेंगे पहले के ज़माने में, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदलती हैं, हमेशा बदलती आई हैं। किसी न किसी जाति के साथ समस्या हमेशा रही है। पहले के टाइम पे, काफ़ी पहले के टाइम पे मैंने ये बताया है, उस टाइम पे कानून व्यवस्था कुछ ऐसी थी। कॉलोनियल स्टेज में आते आते चीज़ें बदल गई होंगी जहाँ तक, और फिर जो इसमें बुक में लिखा है वैसी व्यवस्था हुई होगी। और कॉलोनियल स्टेज में तो कानून सभी के लिए लगभग बराबर हो गया था, इंडियंस के लिए।
ठीक है. It is often believed that it was the British colonials who introduced the rule of law in India. Historians have disputed this claim on several grounds, two of two of which include first that colonial law was arbitrary, and second that the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. One example of the arbitrariness that continued to exist as part of British law in the Sedition Act of 1870. The idea of sedition that was very broadly understood within this act. Any person protesting of or criticizing the British government could be arrested without due trial, जिसको हम कहते हैं, ये आपका लॉ दिखा हुआ है, रॉलेट एक्ट 1919 में आपका ये बना था. जब आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था उससे कुछ टाइम पहले ही आपका ये लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था भारत में. इसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहते हैं. ओके. कई सारे लोगों का मानना है कि हमारे देश में कानून के शासन की जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों के ज़माने से शुरू हुई थी. ठीक है. इतिहासकारों में जो हिस्टोरियंस हैं उनके बीच में इस बात पर डिस्प्यूट है. डिस्प्यूट का मतलब विवाद होता है आपस में, कि इस बात का इतिहासकारों में आपस में विवाद है, डिस्प्यूट है. और इसके कई कारण हैं. एक कारण तो ये है कि आपका जब कॉलोनियल रूल आपका मनमाने तरीके पे आधारित था. वो किसी भी तरीके से अपने हिसाब से, मतलब वो एक बात नहीं कहा जाता है, आप अगर कहीं के क्रूर राजा हैं तो आपके पास पूरी पावर है, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो आप जो चाहे कर सकते हैं. जैसा कानून चाहे वैसा कानून बना दें, जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो चेंजेस ला दें. तो इसी तरह से कॉलोनियल रूल में था आपका. कॉलोनियल रूल को हम औपनिवेशिक काल कहते हैं या ब्रिटिश काल के नाम से भी हम जानते हैं. तो उस टाइम पे सिस्टम ये था कि ब्रिटिशर्स जो जैसा चाहते थे, उनको इस देश को लूटने से मतलब था, इस देश के खजाने को लूटने से मतलब था, शासन करने से मतलब था. तो उनको यहाँ की पब्लिक से कोई लेना देना नहीं था, पब्लिक से कोई सिंपैथी नहीं थी. वो कानून सिर्फ अपने अकॉर्डिंग बनाते थे कि हम कौन सा कानून बना के ऐसी व्यवस्था बना दें कि हम थोड़ा सा ज़्यादा लूट सकें. जब आपका 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद इन्होंने आपका एक कानून बना दिया, आर्म्स एक्ट बना दिया. आर्म्स एक्ट में आपका जितने भी लोग थे सभी को हथियार रखने की जो आज़ादी थी उसको बंद कर दिया गया, है ना. तो वही कानून आज भी चलता है भारत में कि लोगों के पास हथियार रखने की आज़ादी नहीं है, आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है हथियार रखने के लिए, क्योंकि 1857 तक आपका और उसके बाद तक भी हर व्यक्ति के घर में हथियार आपको मिल ही जाता था. ठीक है. दूसरी वजह ये बताई जाती है, दूसरा रीज़न आपका ये बताया जाता है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल अपना अदा किया था. ठीक है. 1870 का जो आपका राजद्रोह का जो कानून बना था, वो अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की एक मिसाल थी. इस कानून में राजद्रोह की जो परिभाषा थी वो बहुत व्यापक थी. इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करता है या उसका विरोध करता है तो उसके ऊपर ये राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा और उसे बिना किसी अग्रिम जमानत के गिरफ्तार किया जाएगा. बिना मुकदमा चलाए भी उसके ऊपर गिरफ्तार किया जा सकता है. जो रॉलेट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून है, उसके बारे में थोड़ा सा और डीपली अभी जान लेंगे. ठीक है. Another example of British arbitrariness was the Rowlatt Act, which allowed the British government to imprison people without due trial. Indian nationalists, including Mahatma Gandhi, were vehement in their opposition to the Rowlatt bills. Despite the large number of protests, the Rowlatt Act came into effect on 10 March 1919. In Punjab, protests against this act continued quite actively, and on April 10, two leaders of the movement, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu, were arrested. To protest these arrests, a public meeting was held on 13 April at Jallianwala Bagh in Amritsar.
General Dyer entered the park with his troops, with his 400 troops. They closed the only exit, and without giving any warning, General Dyer ordered the troops to fire. Several hundreds of people died in this gunfire, and many more were wounded, including women and children. This painting shows troops firing on the people during the Jallianwala Bagh massacre. ये फोटो आपको दिख रही है जलियांवाला बाग हत्याकांड की है। यहाँ पे आपका एक इस जो जलियांवाला बाग है आपका अमृतसर में, वहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री गेट है और एक ही एग्जिट गेट है, और चारों तरफ आपकी बड़ी बड़ी दीवारें थी और बीच में आपका ग्राउंड था। तो अंग्रेज जनरल डायर यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे लोगों पे अपने जो ट्रूप्स थे, जो उनके सिपाही थे, सभी 303 की गन लिए हुए थे, और उसने ओपन फायर करवा दिया कि आप सीधे गोली मार दीजिए। अब हिसाब किताब ये था कि बैसाखी का दिन आने वाला था, मे बी 1919 में आपका 10 मार्च 1919 में आपका ये कानून आपका लागू किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसको हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में लोगों को कहना था कि ये एक काला कानून है, ठीक है, काला कानून है। और साथ में क्या कहा गया था कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून है। मतलब आप इसका अगर आपके ऊपर ये कानून अगर लागू कर दिया गया तो आप इसमें कोई भी अपील नहीं कर सकते कि भाई हमको वकील चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। आप कोई दलील नहीं दे सकते कि हमने एक अपराध नहीं किया है या फिर इस अपराध में मुझे फंसाया जा रहा है, और ना ही आप कोई वकील कर सकते हैं। तो आप अपनी पैरवी के लिए कोई वकील नहीं कर सकते हैं, और सरकार आपको जब तक चाहे, पुलिस आपको जब तक चाहे तब तक जेल में अंदर रख सकती है, आपको अंदर प्रताड़ित कर सकती है, आपको पनिश कर सकती है, और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर्स क्यों दी गई थी कि जो भी प्रोटेस्ट वगैरह होते थे उसको सरकार बेरहमी से और जल्दी से जल्दी दबा सके, इसलिए ये पावर उनको दी गई थी। तो 1919 में आपका ये कानून आपका लागू हुआ, ठीक है। और उसके बाद 13 अप्रैल में आपका जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर में सिचुएटेड है, वहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और वहाँ पे कुछ जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे पंजाब के, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। आपका डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था, और ये पंजाब के प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक थे जो अगुवाई करते थे यहाँ के आंदोलन की। और इन्हीं को छुड़ाने के लिए यहाँ पे एक जनसभा की गई थी जलियांवाला बाग में। और साथ में जलियांवाला बाग के लिए, इस सभा में आने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आपका वल्लभ भाई पटेल और भी कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स आपका अलग अलग जगहों से पंजाब आना चाहते थे, और उन्हें पंजाब आने की इजाज़त नहीं मिली। उन्हें बॉर्डर्स पे रोक लिया गया और उनको भी नज़रबंद कर दिया गया, कुछ समय के लिए अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो अब इसे प्रोटेस्ट चल रहा था। अब जनरल डायर को पता नहीं कहाँ से क्या जानकारी मिली, ये अपने 400 लोगों को लेके पहुँचा विथ 303, और ये वहाँ जाके सीधे बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कुछ ऑर्डर किए या कुछ पूछे, सीधे इसने ओपन फायर करवा दिया। ओपन फायर करवाया है, और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 989 लोग, 989 पर्सन्स आपके की डेथ हुई थी, और तकरीबन 1000 लोग आपके यहाँ पे घायल हुए थे। जो आपका उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार का आंकड़ा है वो सिर्फ मे बी 280 के लगभग आंकड़ा है। 200 या 300 लोगों की डेथ हुई थी, और तकरीबन कुछ लोग की इंजरी हुई थी, सिर्फ इतना आंकड़ा है। लेकिन एक्चुअल में आंकड़ा 989 है, ठीक है। तकरीबन 1000 लोग तो मारे ही गए थे वहाँ पे। तो ये पूरा रोल है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड का और रॉलेट एक्ट का रिलेशन का, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, ज़्यादा है नहीं, पूरा चैप्टर हम कवर कर लेंगे सेकंड वाले पे, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपने पढ़ लिया है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको करना ये है कि जैसे जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में आपका
कौन सा हत्याकांड हुआ था जिसको हम चरण पादुका कहते हैं। ठीक है, चरण पादुका के नाम से क्या हुआ था, इसका क्या रिलेशन है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है। गूगल करिए, चाहे कुछ भी करिए, किसी से पूछिए, आपको खुद को जानकारी हो, लेकिन इसकी एक रिपोर्ट बना के मुझे सेंड करिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।